क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल? अब जब तक हम भारतीय नहीं हो जाते हैं तब तक ऑल इज वेल नहीं हो सकता है। कि जो शराब पीते हैं फैटी लिवर सिर्फ उन्हें ही होता है। तो मैं तो नॉन अल्कोहलिक थी, तो फिर मुझे लिवर की प्रॉब्लम क्यों हुई? अल्कोहल ले रहे हो नहीं ले रहे हो इस तरीके से नहीं हम एनालाइज करेंगे कि क्या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। क्या आप उसे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि उसके लिवर में प्रॉब्लम है? लिवर एक तरह से डिसफंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है और वो बढ़ जाना। अगर रिपोर्ट्स को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे पता लगाएं कि किसी को फैटी लिवर है? लिवर के अंदर ही फैट जमा हो जा रहा है तो शरीर ने इस फैट को कहीं और क्यों नहीं डाला, ये लिवर में ही क्यों डाल रही है? फैटी लिवर के लिए फ्रूट इम्पोर्टेंट है या फ्रूट जूस? इंसान के लिए इम्पोर्टेंट फ्रूट ही है, फ्रूट जूस तो बिल्कुल भी नहीं। हमने बहुत सारा प्रोटीन पाउडर ले लिया, कॉन्स्टिपेशन चल रही है, बता नहीं पा रहे हैं किसी को, शर्म है। समस्या पेट में चल रही है और अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है। 5 सलाह सजेशंस टू द व्यूअर्स कि वो अपने फैटी लिवर को किस प्रकार ठीक कर सकते। दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। क्यों नहीं लेने चाहिए? दूध जीवन है, पूरे पोषक तत्वों से संपूर्ण है, लेकिन किसके लिए? नमस्कार सिकंदर जी। नमस्कार। आज वेलनेस के बारे में बहुत जागरूकता फैल चुकी है। लोग खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते तो बहुत कुछ हैं, धनवान बनना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। लेकिन आमिर खान जी का जो ये डायलॉग था ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल? जहाँ तक आपने वेलनेस के ऊपर प्रश्न उठाया है तो वेलनेस का मतलब है स्वास्थ्य, और हम सब बात करते हैं स्वस्थ भारत की। तो देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं, पहला है स्वास्थ्य और दूसरा है भारत। तो हमें स्वास्थ्य के लिए भारत तक आना होगा, इतना ही सिंपल है। हम अभी इंडिया में हैं, इंडिया से भारत की यात्रा स्वास्थ्य की यात्रा है। अब जब तक हम भारतीय नहीं हो जाते हैं तब तक ऑल इज वेल नहीं हो सकता है। जैसे जैसे भारतीयता को अपनाने लगेंगे वैसे वैसे ऑल इज वेल तो क्या, सब कुछ वेल हो जाएगा। और अगर हम इस वेलनेस को देखें तो ये बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, एक डायमेंशन नहीं है वेलनेस का। ये एक बात बोल करके कि हमें स्वस्थ रहना है तो यानी कि हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस: फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, सोशल वेलनेस। दीज आर द 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। आप एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लीजिए। अगर आज की डेट में कोई पर्सन का फाइनेंशियली वेलनेस नहीं है, वो फाइनेंशियली वेल नहीं है, उसके माइंड में है कि मेरा तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो चिंता में आएगा, वो तनाव में आएगा, तो हो सकता है उसका कोई ना कोई समस्या आ जाए, या तो उसको बीपी आ जाए, या उसको शुगर आ जाए, या हार्ट बीट उसके ऊपर नीचे होने लगे। अब वो कहाँ जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर के पास जा कर के दवाई लेगा। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि वो डॉक्टर के पास ना जाए। देखिए सिचुएशन आएगी तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में एक इंसान सब तरीके से सही ट्रीटमेंट जो उसको दिखाई देता है वो वहाँ जाता है, और जाना भी चाहिए। वहाँ पे गया, अगर बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी की गोली ले ली, खा लिया और बीपी को मैनेज कर लिया, ये एक बात है। लेकिन बात तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसका बीपी इसलिए बढ़ा था क्योंकि उसने बीपी की दवाई नहीं खाई थी, या उसका बीपी इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसके एक ना एक वेलनेस के डायमेंशन में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई थी। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। हमें रूट कॉज देखना है, हमें जड़ देखनी है समस्या की। अगर हमारा वेलबींग इन 8 डायमेंशन में संपूर्ण नहीं है, सही नहीं है, तो कमी कहाँ है? हमें अपने आप से सवाल करना है। ये जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं अभी, आप 8 डायमेंशंस पे अपने आप से प्रश्न करिए
कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका वेलबींग एक तरह से ऑप्टिमम नहीं है। करेक्ट, बहुत अच्छा आपने डायग्नोसिस बताया। इनफैक्ट ये सारे व्यूअर्स के लिए एक आई ओपनर की तरह काम करेगा, ताकि वो सिर्फ ब्लड प्रेशर के बारे में जो अभी एग्जाम्पल आपने दिया, सिर्फ उस पर ही अपने 8 डिमेंशंस को नहीं एनालाइज करें, बल्कि अगर किसी भी प्रकार का उनके शरीर में वीकनेस है या माइग्रेन प्रॉब्लम है, कोई भी छोटे से छोटी बीमारी भी अगर आपके शरीर बोल रहा है, आपको बतला रहा है, तो आप इन 8 डिमेंशंस की एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि कहाँ आप एक ऑप्टिमम स्टेज पर हैं। लेकिन आज हम प्रमुख एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत व्यापक है। आपने 8 डायमेंशंस बोलकर उसकी व्यापकता और बढ़ा दी। तो आज हम हेल्थ वेलनेस की बात करते हैं, फिजिकल वेलनेस की जिसे हम कहते हैं। तो फिजिकल वेलनेस में लिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहते हैं लिवर आपके शरीर का वो अंग है जो आपके शरीर को चलने फिरने, पाचन शक्ति में, सभी चीज़ों में हेल्प करती है। एंड आई वेरी वेल रिलेट टू दिस बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ जॉन्डिस व्हेन आई वॉज जस्ट 2 years old। तो मेरे लिए ये ऑर्गन बहुत ही अहम भूमिका भी निभाती है। एंड मे बी बिकॉज ऑफ विच जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे शादी से पहले जॉन्डिस हो गया था, और लिवर की वजह से मैं कंप्लीटली 30 दिनों तक ऑन बेड थी। बिल्कुल भी मैं उठ नहीं पाती थी। नमक, ऑयल सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, और खाने पीने में सिर्फ कर्ड, रोटी यही खा रही थी। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोगों में ये धारणा है कि जो शराब पीते हैं फैटी लिवर सिर्फ उन्हें ही होता है। तो मैं तो नॉन अल्कोहलिक थी, तो फिर मुझे लिवर की प्रॉब्लम क्यों हुई? जी, तो आपने मेनका मैम 2-3 बातें यहाँ पर कहीं, तो हम उसको एक बारी और थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आपने कहा कि लिवर आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर आपके लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए सबसे प्रमुख ऑर्गन है। सबसे प्रमुख, सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसे रिलेट करिए, लिवर हमारी बॉडी के महादेव हैं। लिवर ना केवल हम ये कहें कि वो कुछ प्रोसेसेस करता है, पाचन तंत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं, 500 से ज़्यादा काम लिवर करता है अकेला। पहली चीज़, लिवर करता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर जो आपका सेकंड प्रश्न है मैं उसका आंसर देता हूँ। तो बात ये है कि जितना भी न्यूट्रिशन, एक होता है कैलोरी और एक होता है न्यूट्रिशन, दोनों में फ़र्क है। कैलोरी के अंदर न्यूट्रिशन हो सकता है, और पूरा का पूरा कैलोरी ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रिशियस हो। ये दोनों बातों में अंतर है। तो न्यूट्रिशन जितना भी है, जो भी पोषक तत्व हम लेते हैं, उन सबको प्रोसेस लिवर करता है। हम जो भी ग्लूकोज लेते हैं, हमारे हर भोजन में, ऑलमोस्ट हर भोजन में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज लिवर करता है। फैट को मैनेज करना और फैट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी लिवर का काम है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि वो वाला प्रोटीन जो बॉडी खुद बना लेती है, वो भी लिवर करता है। हमारी बॉडी में बाइल प्रोडक्शन भी लिवर देखता है। ब्लड क्लोटिंग लिवर के कहने पे होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। हमारे जितने पोषक तत्व हमारी आंतों तक पहुंचते हैं, इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, पोर्टल वेन के रास्ते 70% ब्लड जो लिवर में आता है, वो गट और लिवर का जो कनेक्शन है, जिसे हम गट लिवर एक्सेस बोलते हैं, उसके थ्रू आता है। हमारे गट के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड लिवर है। मतलब मैं लिवर के ऊपर बोलता चला जाऊं तो ख़त्म नहीं होगा, 500 से ज़्यादा जॉब करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बाद भी 24 घंटे लगा रहता है, एक बार भी इसमें पेन नहीं होता है। कोई समस्या आ जाए, पेन नहीं होता है। जब तक वो लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा सिवियर ना हो जाए, वो भी उसका जो आउटर कैप्सूल है लिवर का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच
होने लगता है तब लिवर में पेन आता है। अदरवाइज लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर पेन रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। इसका मतलब इट्स अ साइलेंट किलर। यस, साइलेंट किलर शायद लिवर के लिए हम उत्पन्न कर देते हैं। वो तो महादेव हैं, वो अपने कंठ में विष को धारण करके बैठ जाएंगे और वो कंप्लेन नहीं करेंगे। बाकी सब कंप्लेन कर देंगे एक बारी के लिए, लेकिन ये साइलेंट होकर के बैठ जाएंगे। लेकिन जब अति हो जाती है तब दुर्गति होती है, तब प्रॉब्लम आती है। ये तो है कि लिवर का काम क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपने दूसरा अल्कोहल के साथ जोड़ा। अब तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए इस पॉडकास्ट में डिस्कस करना। बीइंग अ वेलनेस कोच एंड एजुकेटर, मैं ये कह सकता हूँ हमें मेडिकल साइंस में जो प्रूवन है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ लेना चाहिए, ईजी हो जाएगा। पहले कहा जाता था NaSH, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। स्टीएटो का मतलब क्या होता है? स्टीएटोसिस। स्टीएटोसिस का मतलब होता है लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन, जिसे हम फैटी लिवर की ग्रेड 1 वाली सिचुएशन कहते हैं। स्टीएटोसिस बोलते हैं उसको। स्टीएटोहेपेटाइटिस, हैपा मीन्स लिवर, जहां पर भी हैपा आ जाएगा HEPA, लिवर आ गया। हेपाटाइटिस, आइटिस आ गया मीन्स इन्फ्लेमेशन आ गई। जब भी लिवर में फैट आएगा प्लस में इन्फ्लेमेशन आएगी, उसे हम लिवर का डिजीज कहते हैं। अब इसको पहले कहा जाता था NaSH, नॉन अल्कोहलिक, कि मतलब जो पर्सन अल्कोहल नहीं लेता और उसके अंदर अगर लिवर की इस तरह की समस्या हो जाती थी, उस बीमारी को NaSH कह देते थे ये। लेकिन अब ये बदला गया और अब ये बहुत आराम से कह दिया जाता है कि MASH, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस। स्टीएटोहेपेटाइटिस हमें पता है। अब इसके साथ क्या एसोसिएटेड है? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। ये नाम जो इसका बदला गया, ये WHO ने बदला ना। अब वो कह रहे हैं कि अल्कोहल ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इस तरीके से नहीं हम एनालाइज करेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि क्या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। अगर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है तो आपको ये जो हेपेटाइटिस, स्टीएटोहेपेटाइटिस हो रहा है, इसे हम लिवर की स्टेज मानेंगे कि फैटी लिवर है, या उसकी नेक्स्ट स्टेज है फाइब्रोसिस में बात जा रही है, या सिरोसिस हो रहा है उसके बाद, या कंप्लीट फेलियर हो रहा है उसके बाद। तो जो आपने बोला ग्रेड 1, अगर किसी का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो मैं आपको अगर बोलूं कि कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठ रहा है, क्या आप उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि रिपोर्ट में तो सारी चीज़ें ठीक है? क्या आप उसे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि उसके लिवर में प्रॉब्लम है? दो बातें हैं यहाँ पर भी। पहला, रिपोर्ट नॉर्मल है, ये किसने बोला उसको? रिपोर्ट ने बोला। राइट। कौन सी रिपोर्ट ने बोला? लिवर का जो आपका टेस्ट आता है ना, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन LFT और SGOT है, SGPT हाँ, है, SGPT है, जो लिवर में ही आ रहे हैं, हाँ, लिवर फंक्शन टेस्ट में। लेकिन ये रिपोर्ट्स में बिल्कुल ठीक आ रहे हैं वो। तो अब हम पहले समझ लेते हैं SGOT SGPT क्या है। वो एंजाइम्स हैं। लिवर कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर रहा है। एंजाइम्स क्या होते हैं? सप्त धातु है हमारे शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन्हीं सप्त धातुओं से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। पहली धातु क्या है? रस। एंजाइम्स और न्यूट्रिशन का जब मिलन होता है तो उससे रस बनता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये लिवर बना रहा है, कई सारी चीज़ों में काम आता है। ये एंजाइम्स का बढ़ जाना, लिवर एक तरह से डिसफंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है और वो बढ़ जाना, ये लिवर डिजीज हो सकता है। लेकिन SGOT का नॉर्मल रहना ये नहीं बताता है कि लिवर में फैट कितना है, उसमें इन्फ्लेमेशन कितनी है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, ये अलग अलग बातें हैं। वो एक अलग बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, या वो एसोसिएटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन
वो ये नहीं बोल रहा है कि मैंने एक सर्टिफिकेट दे दिया SGOT अगर नॉर्मल है तो भाई फैटी लिवर होगा ही नहीं, पहली बात। तो LFT को, लिवर फंक्शन टेस्ट को, एक हम उस तरीके का टेस्ट माने कि जिससे कि लिवर की जांच हो पाए कि भाई फैटी लिवर है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा मेडिकल साइंस कहता है। अब जांच कैसे हो पाएगी, मन में ये विचार भी जांच आएगा। कैसे हो पाएगी? अगर रिपोर्ट्स को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे पता लगाएं कि किसी को फैटी लिवर है? और अगर फैटी लिवर है और वो फैट ही नहीं है, वो पतला दुबला इंसान है, राइट, तो कैसे बोल सकते हैं कि उसको फैटी लिवर है? राइट। तो हमें इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हमें तो ये जानना है कि ये फैटी लिवर होता ही क्यों है, और ये समझना है। ये जो 2-3 सवाल हैं जो मैं व्यूअर्स के दिमाग में डाल देता हूँ, जो सोचने पड़ेंगे। हमने बोला फैटी लिवर, तो क्या मैंने फैट खा लिया जो मेरा लिवर फैटी हो गया? ये पहला सवाल है। दूसरा, लिवर में फैट ज़्यादा हो गया जिसको हम कह रहे हैं कि फैटी लिवर हो गया, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो लिवर के मैंने अभी इतने सारे काम बताए, जो लिवर सेंट्रल हाउस है प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, सारा कुछ प्रोसेस चलाता है, उस फैक्ट्री के अंदर ही, उस प्रोसेसिंग सेंटर में ही फैट जमा हो जा रहा है। और हम ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि भाई लिवर के अंदर ही फैट जमा हो जा रहा है तो शरीर ने इस फैट को कहीं और क्यों नहीं डाला, ये लिवर में ही क्यों डाल रही है? तो पहली बात तो फैटी लिवर है क्या और ये क्यों हो जाता है, अब इसको समझ लेते हैं। हमने भोजन लिया, भोजन क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। बेसिकली हम एनर्जी ले रहे हैं, तो दिस मीन्स एनर्जी का इन और एनर्जी का आउट, यही हमारा जीवन है। ऊर्जा लिया हमने, ऊर्जा बनी और ऊर्जा स्टोर हुई और ऊर्जा आउट हुई, यूज हुई। लेकिन ये जो इन और आउट के बाद जो बचता है दैट इज सरप्लस, एनर्जी का सरप्लस। अगर ये एनर्जी का सरप्लस बहुत ज़्यादा है, इससे एक समस्या उत्पन्न होती है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि हमारे शरीर में अगर महादेव हैं तो विष्णु भी हैं, और विष्णु है पेनक्रियास। जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं तो पेनक्रियास से इंसुलिन निकल आता है। आप कहेंगे नहीं नहीं हमने तो अभी डिनर नहीं किया, हमने तो बस 1 कप चाय पी है। बॉडी को नहीं पता है, ये आपको पता है, चाय पिलाने वाले को पता है। बॉडी को ये पता है कुछ भी आप खाएंगे पेनक्रियास से कुछ इंसुलिन नाम की चीज़ निकालनी है, क्योंकि इंसुलिन इज एन ग्रोथ हार्मोन। वो शुगर को उठाएगी और सेल्स में डालेगी, ग्लूकोज को उठा करके सेल्स में डाल करके उसको एनर्जी प्रोडक्शन में लगाएगी। क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो एनर्जी बनेगी ही नहीं उन पोषक तत्वों से, तो इंसुलिन की ज़रूरत है। तो जितनी बारी मैंने खाया उतनी बार इंसुलिन निकला, अब बार बार ही खाया तो बार बार इंसुलिन निकला। अब उतना मेरे सेल्स को रिक्वायर्ड नहीं था। सेल्स ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, क्यों ले आते हो बार बार? सेल्स ने इंसुलिन को अंदर एंट्री ही नहीं दी। अगर अब ये एंट्री नहीं दी तो इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अवरोध उत्पन्न किया सेल्स ने, इंसुलिन को रेजिस्ट किया कि अंदर नहीं आना। इतना ही सिंपल है। अब इंसुलिन को जब बार बार रेजिस्टेंस मिलता चला गया, कंपनसेटरी इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ गया, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ गया, कंपनसेट हुआ। अब कंपनसेटरी इंसुलिन सिक्रीशन के बाद धीरे 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 हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे उसमें हम पहले लिवर को ले लेते हैं, उसके आसपास एक फैट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन शुगर को उठा करके स्टोर करना चालू करता है इनटू फैट। विसरल फैट बोलते हैं, ऑर्गन के आसपास जमा होने लगता है। अब इंसान पतला है, उसका पेट भी बाहर नहीं आया है, लेकिन उसके ऑर्गन के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है, फैट बढ़ने लगता है, बॉडी डिपॉजिट कर रही है, क्योंकि बॉडी को जगह नहीं मिल रही, उधर रेजिस्टेंस हो गया है। ये होते होते भी हम संभलते नहीं, हमारी आदत, हैबिट वही रहती है, ये बढ़ता रहता है और धीरे धीरे इससे आगे और ज़्यादा फर्दर एक्यूमुलेशन होता है ट्राइग्लिसराइड्स में।
जब ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है तो लिवर में फैट बढ़ने लगता है, स्टोर होने लगता है, कोई चांस नहीं बचता है क्योंकि ग्लाइकोजन में ये चीज़ें स्टोर होती हैं लिवर में। जैसे 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 फैट बढ़ता है, इसे हम कह सकते हैं लिवर में फैट का बढ़ जाना। लेकिन ये लिवर में फैट का बढ़ जाना, क्या ये डिजीज़ है? मैं कहूँगा आप इसको अगर डिजीज़ मान लेंगे, आप ही का भला होगा। आप कहेंगे नहीं ऐसा साइंस तो नहीं कहती है, तो अब मैं दूसरा आंसर देता हूँ। अभी तो ये डिजीज़ नहीं है जब फैट डिपॉजिट होने लगा है। लिवर में फैट स्टोर भी होता है, डिपॉजिट भी होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, उसे साइंस कहेगी कि नहीं ये डिसईज नहीं है। डिजीज़ का मतलब वी आर नॉट एट ईज, डिसईज। लेकिन अब इसी फैट के अंदर साथ के साथ इन्फ्लेमेशन आ गई, जलने लगा, सोजिश आने लगी, सड़ने लगा। फैट प्लस इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस का जन्म होता है, स्टीएटो हेपेटाइटिस। अब ये डिजीज बनता है। तो अब कोई इंसान अगर हमारे पास पतला आ गया या फिर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट आज नॉर्मल है, पहले फैटी लीवर आएगा, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आया, ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन हुआ, फिर फैटी लीवर आया। फैटी लीवर के बाद आगे जाकर के उसका बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ सकता है या कोई और डिजीज बनेगा। दिस इज द इनिशियल स्टेज। तो इसका मतलब अगर कोई जैसे मैंने आपसे पूछा था कि डाइट क्या इस पे काम करती है, और अगर डाइट काम करती है तो डाइटिंग, यानी कि आजकल लोग जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जब हम एक्सेस खाते हैं पैनक्रियास तुरंत इंसुलिन सिक्रीट करता है, चाहे हम चाय ही क्यों ना पी रहे हैं, है ना। तो अगर हम चाय भी ना पिए, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, हमने सिर्फ पानी में ही अपने आप को रखा, तो अब ऐसे केस में क्या जो ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट डिपॉजिट हो चुका है, क्या वो डिज़ोल्व होने लगेगा? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करेगी? नंबर 1। एंड सपोज अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कोई वॉक भी स्टार्ट कर दे, तो क्या उससे कुछ असर होगा या उसको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए और बिल्कुल वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई इंसान जिसको ऑलरेडी ये लग रहा है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, डायबिटीज़ 1 पे पहुंचने लग गए हैं, बिकॉज जिससे आपकी बात कर रही हूँ जैसे उसे तो यही लग रहा है कि हम फैटी लिवर की बात कर रहे हैं लेकिन बात जा रही है डायबिटीज़ की ओर भी, जी, गट की ओर भी, तो ये इंटर रिलेटेड है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या फास्टिंग, वॉकिंग, जिम, ये सब करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? और अगर पड़ता है तो इसका कॉम्बो कैसे होना चाहिए? राइट। तो पहले हम एक पोर्शन और समझ लेते हैं इसके ऊपर, सो दैट हमें ये समझ आ जाए पकड़ना कैसे है फैटी लीवर को, क्योंकि वही ट्रिक है। क्योंकि अगर मुझे कारण नहीं मिला, रूट कॉज, मेरे पाँव में कांटा लगा है, मैं पट्टी हाथ में करूँगा, अदरवाइज मैं सीधा निवारण पे ना जा करके पहले कारण को और समझ लेता हूँ। सो अभी जैसे आपका जो आपने इससे पहले पूछा था अबाउट द टेस्ट, कि अब वो रिपोर्ट तो नॉर्मल दिखा रही है, तो हमें अभी हमने क्या समझा कि कहानी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से कहानी यहाँ तक पहुँची है। तो हमें ये पकड़ना है कि क्या हमारा ये जो MASH, बीमारी का नाम MASH है, कंडीशन का नाम है, तो क्या ये मेटाबॉलिज्म हमारा सही है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? और इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये दोनों एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये अगर पता चल जाए हमें, तो हम कह सकते हैं कि फैटी लीवर बन रहा है। आज शायद मेरे LFT में नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड कराऊं तो उसमें दिख जाएगा, अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा तो फाइब्रो स्कैन करा लीजिए, जिसके अंदर और डिटेल्ड से फैट एक्यूमुलेशन और लिवर का स्टिफनेस दोनों दिखाई देते हैं। फिर MRIs हैं अलग अलग, और बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड के टेस्ट हैं फाइब्रो स्कैन एंड MRI। तो
है ना, उनको करा करके पूरा सब कुछ सत्य दिखता है कि कितना फैट है, स्टिफनेस कितनी है ना, लेकिन उस फैट के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है जिससे कि हमें ये पता चल जाए, या फिर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, HSCRP है, CRP है ना, ApoA, ApoB, जितने भी हमारे ये टेस्ट हैं, अगर ये सारे हम देखेंगे तो इसीलिए तो कहा जाता है मेडिकल साइंस में दैट वी हैव टू क्लिनिकली कोरिलेट। हमें कुछ 4-5 टेस्ट को मिला करके देखना पड़ता है कि वो फैट एक में दिख रहा है और इन्फ्लेमेशन बॉडी में है कि नहीं, और बाकी सारा मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। अब ये मैंने बताया सारा कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर, ये पूरा हो जाता है यहाँ पे, लेकिन एक आम आदमी को कैसे पता चले? वो इतना कुछ करने जाएगा तो वो होगा नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। हम तो एकदम ले पर्सन की तरह आपके पास सपोज कीजिए कोई बैठे हैं और हम ये कहें कि आप कैसे बता सकते हैं उसे देख करके। अब वो इतने टेस्ट करवाए, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस हो रहा है, उसको तो लग रहा है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, चाय में चीनी नहीं डालते हैं, हम पेप्सी कोला नहीं पीते हैं, ठीक है, चल रही है जिंदगी। लेकिन उसे ये नहीं पता, बिकॉज आपने जैसे सबसे पहले बताया कि इट्स अ साइलेंट किलर, उसको दर्द ही नहीं होता है तो वो चीखता ही नहीं है, तो शरीर को पता ही नहीं चलता। अब ऐसे केस में रिकॉग्नाइज कैसे करवाया जाए कि भाई तुम्हें फैटी लिवर है, राइट? अब मैं उसी पे कॉन्शियस, मैं उसी पे आता हूँ, कुछ स्टेप्स बताता हूँ। नंबर 1, हमारा एक बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी कहते हैं। हर पर्सन करा रहा है अपना, है ना, बड़े आराम से। कोई भी छोटे छोटे फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होते हैं उसमें हो जाता है। कोई एज लिमिट है कि फैटी लिवर इसी उम्र के लोगों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, या पर्टिकुलर एज जिसके बाद आप कंपलसरी बताएंगे किसी एक टेस्ट को कि करवाना चाहिए? नहीं, ये किसी भी एज में हो सकता है। और इवन अब तो PCOS का नाम बदल करके फीमेल में PMOS कर दिया गया है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, ओवरी का प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपका सारा ध्यान उठा करके मेटाबॉलिज्म पे लेके जा रहा हूँ। इट इज़ ऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आप लिवर की बात कर रहे हैं, आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, आप हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं, आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, आप फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, आप बड़े सारे डिजीज़ को मेटाबॉलिज्म में देखिए। थायराइड, आप PCOS, हर 3 में से 1 महिला को आज की डेट में PCOS है, पता ही नहीं है उनको। अब वो PMOS कर दिया गया है कि भाई आप अपना मेटाबॉलिज्म फिक्स करिए। आपके फेशियल हेयर आ रहे हैं, आप ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, लेकिन उसे हिर्सुटिज्म कहते हैं। वो एसोसिएटेड हो सकता है इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से। फीमेल्स में बेली फैट निकल रहा है, ओबेसिटी आ गया है, हम ओबेसिटी को ट्रीट कर रहे हैं। द आंसर इज मेटाबॉलिज्म। यू हैव टू फिक्स योर फैटी लिवर थ्रू मेटाबॉलिज्म। सो अभी हमें पता कैसे चले? नंबर 1, एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल आपने कराया, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड कितना चल रहा है। उसमें साथ में HDL भी पता चल जाता है, जिसको लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोल देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। HDL और ट्राइग्लिसराइड निकलने के बाद ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय HDL, जब आप इस रेशो को देखेंगे ये 1.5 से 2 होना चाहिए। अगर ये इसके बियॉन्ड है, हायर द चांसेस आर कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी चल रहा है, क्रेविंग्स ज़्यादा हैं, वो पर्सन बार बार खा रहा है। दूसरा, ये तो सबसे बेसिक हो गया। उसके बाद हमारे कई सारे टेस्ट हैं जो हम कराते हैं HbA1c, जिसका 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर हम बोलते हैं HbA1c। फास्टिंग IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस के होमा IR जिसे हम टेस्ट कहते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हो गए। अब इसके अलावा हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वेस्ट। अगर आपका वेस्ट यानी कि बेली फैट है, अब उसके लिए कई लोग फीते का इस्तेमाल करवाते हैं, कई लोग कुछ करवाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बड़ा सिंपल है। एक जापानीज टेक्निक है कि आप दीवार के साथ खड़े हो जाइए, अपने दोनों पाँव के पंजों को बिल्कुल मिला करके और अपने दोनों शोल्डर्स को दीवार के साथ सटा करके, और आपने अपने सर को नीचे की तरफ करना है, लेकिन कंधे आगे नहीं आने चाहिए, सिर्फ गर्दन झुकनी चाहिए, और अपने पाँव के टोज को देखना है। अगर बीच में आपका बेली आ रहा है, दिस मीन्स ज़्यादा है, काम करिए, एडिपोसिटी पे काम करिए। इसको बॉडी एडिपोसिटी कहते हैं। आपके एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा हो रखे हैं, या आपका ओवरऑल वज़न ज़्यादा है, ये भी एक इंडिकेशन है।
आप 3 से 5% अगर अपना बॉडी फैट कम करते हैं तो आपका लिवर का फैट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेरा अगला सवाल था कि कितना परसेंटेज कम करने से फैट कम हो जाएगा? 5%, 10%? तो 3 से 5% में। तो जो थायराइड है जिनको, उनका तो वजन तुरंत तुरंत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि थायराइड इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, जैसे अभी आपने कहा। तो अब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है क्या? देखिए, थायराइड भी तो 2 तरीके के हैं ना, है ना। तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ रहा है मैक्सिमम लोगों का। कुछ लोग हैं जिसमें थायराइड में उनका वजन घट रहा है। तो हमें ये देखना है कि थायराइड काम कैसे करता है। थायराइड का बड़ा सिंपल सा फंडा है। T3 जो बन रहा है वो एनर्जी जो बन रही है उसको यूटिलाइज कराने में मदद करता है, मतलब उसके बगैर यूटिलाइज नहीं होगा। अब T3 अगर सही स्पीड से बनता रहा और एनर्जी कम बन रही हो बॉडी में, तो T3 उस एनर्जी को खपा देगा और आप फेंट होकर के गिर जाएंगे। T3, T4, TSH टेस्ट होते हैं ना हमारे। T3 अगर ज़्यादा है और एनर्जी कम है तो वो यूटिलाइज करा देगा एनर्जी, आप फेंट होकर गिर जाएंगे। ऐसा ना हो, बॉडी डिवाइन है, ब्रह्म है, ये बचाना चाहती है आपको। तो महादेव यहाँ पर निर्णय लेते हैं, वो थायराइड को मैसेज देते हैं अंडर एक्टिव हो जाओ। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मीन्स कम, अंडर एक्टिव है, एक्टिव नहीं है उतना। वो कह रहे हैं रिस्पॉन्ड मत करो, तुम अगर काम करते रहे तो एनर्जी खपा दोगे और ये गिर जाएगा। उतनी एनर्जी नहीं है जितना स्ट्रेस बढ़ गया, जितना ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, सप्रेस्ड इमोशंस बढ़ गए हैं, ब्रेकडाउन हो गया है एनर्जी के आने का, क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ गया है। एनर्जी जितनी ये खा पी रहा है उससे ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे बॉडी जा रही है, स्ट्रेस में है ये। वहाँ से आता है थायराइड। आयोडीन से पूरा कर रहे हैं नहीं, मेटाबॉलिज्म को फिक्स करना होगा, लिवर को फिक्स करना होगा, इमोशंस पे काम करना होगा। नहीं, मगर कुछ फैट्स अच्छे भी तो होते हैं ना। अब हम उसको जैसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अब फैटी लिवर, अब जैसे नाम है उसमें फैट है, अब अगर फैट को हटाना है तो क्या ऑयल बिल्कुल लेना छोड़ दें? तो डेंजरस विलन कौन है लाइफ में, चीनी या ऑयल? तो हमने तो अभी ये सारा समझ लिया कि फैटी लिवर होता क्यों है। हाँ। अब उस पे आ जाते हैं जिसके लिए आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं। हाँ। और वो मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही है। तो आपने कहा कि फैट को आप शायद कोई विलन भी मान रहा होगा। भगवान है फैट। फैट तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं था। फैट को आप इस तरीके से देखिए, जो कूड़ा है, करकट है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है लिवर में, जो जरूरत नहीं थी, जिसकी ज्यादा था, सरप्लस था जो। तो इसे हमें कहना चाहिए कि वेस्ट डिपोजिशन इन लिवर। इसको जो टर्म दिया गया फैटी लिवर। फैट तो जीवन है। आपकी स्किन के नीचे पूरा फैट है। विटामिन डी आपको सूरज से मिलता है, प्रोसेस तो होकर के आपकी बॉडी में ही बनता है, वहां से तो किरणें कैप्चर कर रही हैं। उसके नीचे पूरा कोलेस्ट्रॉल है, फैट है। आपका ब्रेन 60 to 70% फैट है। आपका लिवर फैट से चलता है। हमारी बॉडी में जितनी चिकनाहट है, सारी चीजें, हमारा हार्ट बिना फैट के फंक्शन नहीं कर सकता। मोस्ट एनर्जी डेंस कोई अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो फैट है। हमारी बॉडी मेद से बनी है। रस, रक्त, मांस, मेद मीन्स फैट। सप्त धातु में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो जिक्र ही नहीं है, फैट का जिक्र है। तो फैट तो विलन हो नहीं सकता है। तो मैं फिर से वहीं आ जाता हूं, हमें कारण पे जाना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ? बार बार खाने से। आप बार बार आप क्यों खा रहे थे? आप कहेंगे भूख लग रही थी। भूख नहीं थी, यही गड़बड़ है, क्रेविंग थी। इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन्होंने प्रोडक्ट बेचना है। तो अगर आप बार बार नहीं खाएंगे तो ज़्यादा कैसे बिकेगा? तो क्या प्रोडक्ट्स में एडिक्टिव्स डाले गए हैं? नहीं, बड़ा सिंपल सा साइंस है। आपको जो भोजन संतुष्ट नहीं करता है
आपको उसको खाने के बाद भी 2 घंटे बाद दोबारा भूख लगती है। आप कहेंगे हम तो घर का ही खाते हैं, प्रोडक्ट थोड़ी ना खा रहे हैं। आपका भोजन आ कहाँ से रहा है और आप खा किस तरीके से रहे हैं? क्या आप भोजन करते हैं या खाना खाते हैं? खाना मत खा, खाना खुद से बोल रहा है वो। आपको आपके पूर्वज कह के गए थे भारत की तरफ आना है आपको वापस, तो पूर्वज एक ही बात कह के गए थे कि भोजन करना है। भूमि से जिसका जन्म हुआ आपने वो नहीं किया। उसमें भी एक रेशो है जो वो डिसाइड करके गए। वो थाली पे काम करते थे, हम डाइट पे काम करते हैं। डाइटिंग शुड बी डेड। आई एम रियली सॉरी अगर किसी के सेंटिमेंट्स इधर हर्ट होते हैं। डाइटिंग इज अ वेस्टर्नाइज कंसेप्ट, डाइटिंग शुड नॉट बी डन। डाइटिंग में एक डाइटिशियन डिसाइड कर रहा है सामने वाले की डाइट, ये होना ही नहीं चाहिए। मैं कैसे डिसाइड करूंगा मेनका मैम कि आपको कब और कितना और क्या खाना चाहिए? ये आप डिसाइड करेंगे। ये बॉडी डिवाइन है, ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे मेरे सिग्नल्स क्या कह रहे हैं। मेरे को कितनी भूख है, मेरे को किस चीज़ों से एनर्जी बढ़ती है, मेरे को किन चीज़ों से मेरा रेशो बॉडी कॉम्पोजिशन सही रहता है। ये एडुकेशन चाहिए लोगों को। डाइटिंग में मैंने बता दिया 2 घंटे बाद ये खाना, 3 घंटे बाद ये खाना, ये खाना, तो इट इज़ लाइक जो हम बता रहे हैं वो खा रहे हैं। भूख हो चाहे ना हो, घड़ी में देख करके अलार्म लगा करके पानी पी रहे हैं हम। मोबाइल में एप्स डाली हुई हैं रिमाइंड कराने के लिए कि पानी तो पी लें। ये स्थिति है हमारी। हम बहुत दूर की बातें कर रहे हैं हेल्थ और डिजीज़ पे, बेसिक्स भी नहीं कर रहा है कोई। बेसिक्स बड़े सिंपल हैं, क्रेविंग वर्सेस हंगर। आपको भूख लगती है तो आपको तो ये पता ही नहीं कि भूख जो लग रही है वो न्यूट्रिशन के लिए लग रही है या कैलोरी के लिए। हम तो कैलोरी फीड कर रहे हैं अपने आप को, उसमें न्यूट्रिशन कितना देखते नहीं है। और अगर न्यूट्रिशन देखने की बात आए तो हम काउंट करने लगते हैं कि इतने ग्राम ये उतने ग्राम वो। बिल्कुल भी नहीं, जस्ट अ रेशो। हमारे पूर्वज क्या करते थे? दाल बाटी चूरमा खाते थे, लिट्टी चोखा खाते थे, दाल चावल खाते थे, रोटी दाल सब्जी खाते थे। और जितने भी इस तरह के भोजन हैं, चाहे वो हमारा डोसा है, सांभर है, इडली है, इन सभी भोजनों में पर्याप्त न्यूट्रिशन है। हम कहेंगे फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हमारे तरीके में हो रही है। हाँ, उनके इंग्रेडिएंट्स शुद्ध हैं नहीं नहीं, है। मगर इडली डोसा आपने बोला, हाँ आपने बोला इडली डोसा, और उसके बाद आपने बोला दाल चावल। अच्छा, तो छोले भटूरे में मैदा है। मैदा इज नॉट फ्रॉम भूमि, वो एक्स्ट्रा ग्राइंड करके बनाया गया है, इसीलिए वो फैट है, वो नहीं फैट खाना नहीं चाहिए। है, वो आपको भूख जल्दी लगाएगा। जितना जल्दी वो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, जितना जल्दी वो ब्लड में पहुंचेगा, उतना जल्दी इंसुलिन निकलेगा। तो जितना फिर ऑयली बात हो गई ना। फिर मतलब ये इनडायरेक्टली कि जितनी ऑयल वाली चीजें हम खाते हैं नहीं उससे फैटी लिवर होता है। अच्छा, नहीं जैसे जिम जाने वाले जो लड़के हैं, नहीं, पहले हम इसको पूरा करेंगे। आपने जितनी भी चीज़ों का नाम लिया उसमें एक ही चीज़ है। नहीं, मुझे फैट, मैं खाने के नाम में और एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। जिम जाने वाले जो लड़के हैं वो प्रोटीन के पीछे दीवाने होते हैं। उनको लगता है प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फैट को तो चलो वो फिर भी बॉयकॉट कर देते हैं कि हम फैट नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, लेकिन प्रोटीन के नाम पे वो सुबह से शाम चिकन अंडा चिकन अंडा चिकन अंडा, राइस चिकन अंडा राइस चिकन अंडा। राइट। तो क्या उनके बॉडी में फैटी लिवर नहीं होता है? होता है ना। उन्होंने तो बिल्कुल अच्छा प्रोटीन डाइट खाया है, फिर उनके बॉडी में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, क्योंकि वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड ले रहे हैं, यूपीएफ। जितना भी प्रोटीन पाउडर है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। इतना ज़्यादा ले रहे हैं आप, बॉडी को शायद उतने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और वो बहुत तेज़ी से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बाईपास करता है आपके गट को। वो डाइजेस्ट थोड़ी ना होता है। आप खुद सोच के देखिए, आप भोजन खाते हैं, आप उसको चबाते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, पेट में जाता है, ब्रेकडाउन होता है, तरह तरह के एंजाइम्स के साथ वो मिलता है। आपने फैक्ट्री में एक पाउडर बनाया, उसको घोला पानी में, पी लिया, ये तो दवाई है, भोजन तो नहीं है। इतना तेजी से जाएगा, ज़्यादा कर देगा, ज़रूर आपके मसल्स तो फूलेंगे, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं। लॉन्गर रन में प्रॉब्लम आती है सबको।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत स्टडीज हो गई हैं इस तो पे। इसका मतलब जो जिम में जो हार्ट अटैक्स आ रहे होते हैं, इस टॉपिक पे थोड़ा सा एक बात कह देना कि इसी वजह से नहीं, ये एक कारण हो सकता है। बहुत सारा उनका लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो एक फैक्टर तो नहीं कहूँगा, मल्टी फैक्टोरियल है इसका आंसर कि हार्ट अटैक के पीछे वाला, है ना। किसी भी समस्या के पीछे एक कारण तो नहीं होता है, कई सारे कारण एसोसिएटेड हो सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें से एक कारण ये भी है। तो जो आपके भोजन से प्रोटीन मिलना चाहिए, ज़रूर प्रोटीन की मात्रा ठीक होगी। ठीक मीन्स ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमने बढ़ा लिया है, ठीक होगी तो आपका सेटाइटी लेवल बढ़ेगा। और अगर आपने अपनी थाली में सेटाइटी ढूंढ ली, संतुष्टता, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा, क्रेविंग नहीं होगी, सेटाइटी होगा तो क्रेविंग नहीं होगा। क्रेविंग नहीं होगी। आप एक काम करिए ना, दाल चावल लीजिए, चावल को कटोरी में लीजिए, बासमती चावल मत लीजिए, खेत का चावल लीजिए, सोना मसूरी है, काला नमक राइस है, परिमल राइस है। ये जो भारतीय किस्म के चावल हैं जो खेत से आ रहे हैं, कम से कम पेस्टिसाइड या फिर ना के बराबर पेस्टिसाइड वाले चावल भी आजकल अवेलेबल हैं, वो ले लीजिए। आप एक कटोरी चावल लीजिए, चावल को कटोरी में लीजिए, थाली में पलट के नहीं, उसको बाद में पलटिए। साथ में 1.5 से 2 कटोरी दाल लीजिए। अब आप खाइए, और चावल चाहिए ले लीजिए, लेकिन और दाल आएगी उतनी ही। अब जब आप खाएंगे और दाल के ऊपर थोड़ा सा आधा चम्मच जितना देसी घी, प्योर मीन्स प्योर। आप कहेंगे घर पे बनाया, नहीं घर पे नहीं। व्यूवर्स के मन में बहुत सारे होगा कि हमारे तो घर पे बढ़िया बनता है, घर पे नहीं बन सकता है, ढूंढना पड़ेगा आपको उस गौशाला को जो वैदिक पद्धति से उसको निकाल रही है। घर पे तो दूध ही प्योर नहीं है, आप क्या बना रहे हैं नहीं पता है। तो आप ऐसी चीज़ लेकर के दाल पे डालिए और उसको साथ में खाइए, और उसके बाद देखिए और अपने आप से पूछिए कि मेरे को कितनी देर बाद भूख लगती है। आप चावल बहुत सारा खाते हैं, दाल कम खाते हैं, थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, बार बार खाते रहते हैं, इतना शुगर ले लेते हैं। शुगर लेना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी है, वो एनर्जी है। उसी ऊर्जा से हमारे देश का जो मजदूर है वजन उठाता है, जो जिम वाले नहीं उठा पाते हैं। इतना काम करता है, वो रोटी खा के ही करता है। लेकिन अगर आपका उतना काम नहीं है शरीर से, तो आपको प्रोटीन को एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट के बराबर तो लेना ही पड़ेगा थाली में, भोजन के माध्यम से, अल्ट्रा प्रोसेस फूड के माध्यम से नहीं। ये कंसेप्ट को जब आप चलाते हैं और सुबह का भोजन सही करते हैं, हम सुबह करते हैं ब्रेकफास्ट, अंग्रेज के साथ चला जाना चाहिए था। सुबह भोजन करिए, मील लेना है, भोजन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने नहीं बैठना है। एक भोजन सुबह का और एक भोजन रात का। दोपहर में भी कोई कहेगा मैं तो आदत है जी, सुबह आप जितना मर्जी हैवी खिला दो दोपहर को भूख लगेगी। करके नहीं देखा आपने अभी, आप पहले बढ़ाइए तो सही। आप जब अपने थाली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बराबर करेंगे, जादू होते हुए देखेंगे आप, संतुष्टता आएगी। दोपहर में आप मिड मील ले लीजिए। मिड मील क्या है? स्नैकिंग करिए आप खीरे के साथ, सत्तू पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, कोई हर्बल टी ले लीजिए, मखाना ले लीजिए, नारियल खा लीजिए। भारत है ये, विविधताओं का देश है, क्या नहीं है हमारे पास खाने के लिए। और लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ही नहीं बचेगा फिर। चलिए, ये सारी बातों के बीच में एक सवाल और। आपने बोला ये ले लीजिए वो ले लीजिए, लेकिन ये भी तो एक प्रश्न है कि हम फ्रूट लें या फ्रूट जूस लें। डेंजरस क्या है? अब कुछ जूसेस में भी प्रॉब्लम है, तो फैटी लिवर के लिए फ्रूट इम्पॉर्टेंट है या फ्रूट जूस? इंसान के लिए इम्पोर्टेंट फ्रूट ही है, फ्रूट जूस तो बिल्कुल भी नहीं। फ्रूट का जूस निकालने के लिए भगवान ने दांत दिए हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारे पास तो इस और उस ब्रांड का जूसर तो है ही। हम जितना जितना लेज़ी होते गए उतना उतना इंडियन होते गए। डोंट बी अ इंडियन, बी अ भारतीय। बस सिंपल है। तो आपको जूस निकलवाना है तो इससे निकलवाइए। जूस उसके लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमारी में है, फीवर में है, जो खा नहीं पा रहा है, उसके लिए मजबूरी है स्मूदी और जूस की।
कभी कभार दवाई के तौर पे अच्छा है जब कोई चीज़ ज़्यादा पहुंचानी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जूस पूरी तरीके से ख़राब है, जूस कई बार थेरेपी वाला काम भी करता है, लेकिन उस तरह की डिजीज़ कंडीशन को देखते हुए वो थेरेपी देनी ज़रूरी है। आप रोज़ ही पंचकर्मा और रोज़ ही थेरेपी लेने बैठ जाएंगे तो बीमार तो होंगे ही। तो जूस को, जो कि थेरेपी था, जो कि मेडिसिन की तरह काम करता है, आपने उसको डेली का भोजन बना दिया। लोग रोज़ ही जूस पी रहे हैं तो चेहरा भी जूस जैसा हो जाता है। आप भोजन करेंगे तो चेहरा शाइन मारता है, चेहरा भी वैसा रहता है ना। अदरवाइज हम जो करते हैं, हमारे तरीके और हमारे पास उस तरह का एडुकेशन और अवेयरनेस नहीं है। वो अगर हो जाए, वो कहाँ से आएगी? पूर्वजों से आएगी, जिनको हमने स्मार्ट नहीं समझा, बेवकूफ़ समझ लिया। उनको बहुत ठीक से पता था कि दाल और चावल को मिक्स करके खाएंगे तो 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स पूरे हो जाएंगे। कंप्लीट प्रोटीन है वो। गूगल कर लीजिए कि क्या दाल और चावल में कंप्लीट प्रोटीन होता है। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, कमेंट्स आएंगे कि अरे भाई ग्लूकोज भी तो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट भी तो होता है। कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए, जितनी ऊर्जा होगी उतना ही सब कुछ आप एनर्जी के लिए करते हैं। अपनी एनर्जी ज़ीरो कर दीजिए, देख लेते हैं आज कितना कुछ कर लेंगे। प्रोटीन से करिए, पूरा नहीं कर पाएंगे। यू नीड कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट होगा तब जा कर के आप जिम में जाएंगे तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब कार्बोहाइड्रेट है कौन सा? आप ले रहे हैं ब्रेड से, ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं आप पीनट बटर, दोनों ही गड़बड़। क्या बोला जाए? आप आइए हमारे पूर्वजों की तरफ जो युद्ध लड़ गए। आप कहेंगे वैसा भोजन नहीं है, सब है, आप ढूंढना नहीं चाह रहे हैं। आप 3 से 5 हज़ार पे प्रोटीन पाउडर में फूंक देंगे, लेकिन सही आटा नहीं लेंगे, सही गेहूं नहीं उठाएंगे। ऑर्गेनिक गेहूं, नेचुरल, उसके ऊपर काम करने वाले, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम करने वाले बतेरे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे प्रोटीन और बढ़ाना है, सत्तू पाउडर लीजिए, 40% सत्तू पाउडर और 60% ऑर्गेनिक व्हीट, मल्टीग्रेन मत करिए, उसको उसमें मिला करके आटा गूंद के रोटी बना लीजिए। आपका कंप्लीट प्रोटीन सत्तू भी है, और कंप्लीट प्रोटीन दाल चावल भी है, कंप्लीट प्रोटीन दाल रोटी भी है। कहाँ से नहीं मिल रहा हमें? उसके बाद ग्रीन्स, मोरिंगा में 100 ग्राम मोरिंगा में 27 ग्राम मोरिंगा का पाउडर ले लीजिए। अब मोरिंगा के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, मोरिंगा को छाया में उगाया जाता है, लोग अपने घर में उगा रहे हैं। किसान से लेना पड़ेगा जो मोरिंगा को उगा रहा है, उससे चाहे सूखे हुए पत्ते ले लीजिए, चाहे पाउडर ले लीजिए, उसका भी भला होगा और आपको भी वो चीज़ मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। तो ये वो मोरिंगा है जिसके 100 ग्राम पाउडर में 27 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन होता है कुकड में, तो ये वो मोरिंगा है। और 2000 मिलीग्राम कैल्शियम है, मतलब प्रचुर मात्रा में। अगर मैं तिल की बात करूं, सिसमे, तिल से ही तेल शब्द आया है, उसमें जो कैल्शियम है उसके बाद अगर कोई स्टैंड करता है तो मोरिंगा है। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी बिल्ड करते हैं मोरिंगा लेकर के। ट्रेंड बदल रहा है, भारत की तरफ आ रही है दुनिया। अगर हम देखना चाहें तो उस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ चीज़ों को देख करके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई सही कर रहा है गलत कर रहा है, जिसकी जैसे जैसी अंडरस्टैंडिंग है वो वैसा कर रहा है। लेकिन बात ये है कि खाली बॉडी बनाना हमारा पर्पस है या फिर बॉडी के साथ हेल्दी भी रहना है, ऑर्गन्स भी हेल्दी रहें। तो उसके लिए हम कम से कम प्रोसेस वाली चीज़ें लें। हम खेत से आने वाला, फार्म से आने वाले फूड को, भोजन को इस्तेमाल करें और अपने गट को सही रखें। हमने बहुत सारा प्रोटीन पाउडर ले लिया, कॉन्स्टिपेशन चल रही है, बता नहीं पा रहे हैं किसी को, शर्म है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक है, समस्या पेट में चल रही है और अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है। बॉडी में हीट बढ़ती चली जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, कहीं कहीं दर्दें आती हैं। हमें ऐसा लगता है प्रोटीन की कमी हो गई और प्रोटीन पाउडर बढ़ाओ, रिकवरी नहीं हो पा रही। देखिए, रिकवरी के लिए भगवान ने एक बड़ा अच्छा डॉक्टर हमारे साथ भेजा है, उसका नाम है स्लीप, नींद। तो रिकवरी तो सो करके होगी। आप मेहनत करके आए हैं जिम में, थोड़ा रेस्ट लीजिए, नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लीजिए।
आजकल सारा दिन यही तो हो रहा है। आप जिम जाइए, जिम से आकर के सो जाइए, सो करके आप अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। तो देने के बाद जब पैसे नहीं आते हैं तो फिर आप स्ट्रेस में आइए, फिर स्ट्रेस में आकर वापस से आप अपनी स्लीप साइकिल ख़राब कीजिए। तो ये तो मतलब एक साइकिल है। आप नॉर्मल इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें बताइए। देखिए मोरिंगा, आई डू अग्री, मेरे पापा एवरीडे मोरिंगा खाते हैं तो इसीलिए आई एम वेरी क्लोज टू मोरिंगा। बट आज के जेंजीज को आप मोरिंगा बोलेंगे, क्या बात कर दी आपने। आप चिकन के बारे में बात कीजिए, आप वे प्रोटीन के बारे में बात कीजिए, आप कैरेटीन स्टेरॉइड्स के बारे में बात कर लीजिए, कैरेटीन के बारे में बात कीजिए। ये सब उन्हें अच्छा लगता है। ओमेगा 3, ये सब चीज़ें उनको सुनने में ऐसा लगता है बड़ा फेमिलियर नाम है। अब हम मोरिंगा बोल दें, सत्तू बोल दें, उनको लगेगा कहाँ गांव में पहुंचा दिया है हमें। और इन चीज़ों से, इन डंडों से और इस पिसे हुए पाउडर से ये हमें जिम करवाना चाह रहे हैं। सो लेट्स बी एट प्रेजेंट। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको कैसे समझाया जाए कि फैटी लिवर से अगर आप, बिकॉज इट्स अ साइलेंट किलर, और आपके मतलब अगर हम रिकॉर्ड्स में चेक करें तो आई थिंक सो 3 में से 2 लोगों को फैटी लिवर है। तो अगर हम ये समझ गए हैं कि 3 में से 2 लोगों को फैटी लिवर है, और ठीक है वो आपको नहीं इंडिकेट कर रहा है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द प्रोसेसर। आपके इस बॉडी का जो प्रोसेसर है उसका ध्यान रखना है। तो आप 5 ऐसे चीज़ें बताइए, 5 वेज, 5 सलाह दीजिए हमारे व्यूअर्स को। इंस्टेंटली अगर मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ फॉर गिविंग 5 सलाह, सजेशंस टू द व्यूअर्स कि वो अपने फैटी लिवर को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको रात का भोजन सबसे पहले तो हल्का कर देना है, जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन खिचड़ी पे आ जाइए, खुले में पकाइए खिचड़ी को। और येलो वाली दाल ले लीजिए, मूंग दाल, उसके साथ चावल लीजिए, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा, चावल की क्वांटिटी कम। ऐसी वाली खिचड़ी बनाइए, उसमें कोई सब्जियां मत डालिए, कोई फालतू के तड़के नहीं, बिल्कुल सिंपल प्लेन खिचड़ी, जिसको आप रात में खाइए। उस पर थोड़ा सा देसी घी डाल करके एक दिन छोड़ के एक दिन रात में वो, और एक दिन छोड़ के एक दिन रोटी और सब्जी खा सकते हैं। रोटी अगर एक ली तो ढेर सारा सब्जी लीजिए, वो भी सीजनल सब्जी, आलू और ये जो हमारा अरबी है, ऐसे वाले जो कि हमारे गैस्ट्रिक को बढ़ाते हैं, ऐसी सब्जियों को रात में ना लें। तो इस तरीके से आप अपने रात के डिनर को जैसे ही लाइट करेंगे तो अगले दिन सुबह आपको अच्छी भूख लगेगी। और अच्छी भूख लगने पे आप हैवीएस्ट मील लीजिए, और उसके अंदर आप दाल चावल हो गया, दाल रोटी हो गया, डोसा हो गया। आप पोहा वगैरह खाने से बचिए, है ना। पोहे के अंदर आपके पास प्रोटीन बिल्कुल जा नहीं रहा है और बिल्कुल प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन स्पाइक जल्दी हो सकता है और वहाँ से सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आप खाएंगे उत्पम, आप खाएंगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ओट्स खाने बैठ जाएंगे, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लिए जा रहे हैं, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। और प्रोटीन शुड बी कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हो गई फूड के ऊपर बात। फिर आप बड़े सारे फूड्स को ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सत्तू मैंने बताया। देयर आर लॉट ऑफ फूड्स जिसके अंदर हमें प्रोटीन कॉम्पोजिशन अच्छा मिल जाता है। फैट के लिए और सैटिस्फैक्शन के लिए आपको प्योर देसी घी की तरफ अप्रोच करना चाहिए, रादर देन आप अपने पैसे कहीं और स्पेंड कर रहे हैं। आप बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, महंगा आप घी लीजिए अच्छी गौशाला से, जहाँ पे ऑथेंटिक काम होता है, उस घी का सेवन करिए। घी को हमें बिल्कुल एक्सीड नहीं करना है कि अच्छा है तो बहुत सारा घी कंज्यूम कर रहे हैं। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात में। और इसके बाद मैं कुछ मिरेक्युलस चीज़ें बता देता हूँ फैटी लिवर के लिए। उसमें से एक है हमारा हल्दी पानी, टर्मरिक वाटर। टर्मरिक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर लिवर। और उसको लेना कैसे है? 1 टीस्पून मैं वैसे बोलता हूँ, लेकिन बड़े सारे लोग कहते हैं हम ले नहीं पाते हैं या डरते हैं, सोचने में डरते हैं, बिलीफ सिस्टम कुछ और है। तो आप 1/4 टीस्पून ले लीजिए हल्दी। एक कांच का गिलास लीजिए नॉर्मल पानी में, उसमें हल्दी डालिए, एक चुटकी काली मिर्च डालिए, आधा नींबू निचोड़िए, मिक्स करिए, इसको बैठ के पीजिए। एटलीस्ट 1 गिलास रोज का पीजिए। धीरे धीरे उस क्वांटिटी को बढ़ा के 1 टीस्पून पे लेके आइए। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ इम्यूनिटी शॉट। और ये आपके फैटी लीवर को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। उसके बाद हमारा सीलियम हस्क, यानी कि हमारा ईसब गोल का छिलका,
ये बहुत पावरफुल है। क्यों? आप जैसे ही भोजन करने बैठ रहे हैं और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको फैटी लिवर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, ऐसी कोई भी समस्या है, भोजन लेने से 15 मिनट पहले आधा चम्मच सीलियम हस्क का 1 गिलास पानी में डालिए। इनफ पानी ले लीजिए, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत हार्ड हो जाए और वो फूल जाने के बाद वो ऐसा हो जाए कि आप ले नहीं पा रहे हैं। तो उसको आप ले करके पी लीजिए 15 मिनट पहले, और उसके बाद आप फूड लेंगे तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे और इनडायरेक्टली फैटी लिवर पे बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद आपका दालचीनी, बहुत सारे लोगों की पित्त प्रकृति है, हीट बढ़ जाती है बॉडी में, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दालचीनी का सेवन अगर दूसरे लोग करते हैं जिनका कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, जिनको सूट करता है बेसिकली, तो थोड़ा कोई ना कोई हर्बल टी बनाए तो थोड़ा छोटा टुकड़ा दालचीनी का उसमें यूज़ करें, वो उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ सीड्स और नट्स, जैसे मैं फ्लैक्स सीड्स का नाम लूँगा, अलसी, ये हमें बहुत हेल्प कर सकता है ना। उसके बाद हमारा जो है कुछ ऐसे नट्स हैं जैसे आलमंड्स भी हैं, लेकिन क्या होता है कि आजकल हम कैलिफोर्निया आलमंड्स के ऊपर ज़िंदा रह गए हैं, तो आपको लेना ही है तो गुरबंदी बादाम लीजिए। आप देखेंगे उसके अंदर कि हम जैसे चाय वगैरह बहुत सारे लोग पी रहे हैं, तो चाय लेने से पहले थोड़ा बहुत आधी मुट्ठी जितना आप नट्स ले लीजिए, लेकिन दैट शुड बी प्योर ऑर्गेनिक, इस तरीके से होना चाहिए। वो नट्स आप लेंगे तो आपके उस चाय के अफेक्ट जो है वो थोड़े निगलेक्ट होंगे। इसके बाद बहुत चीज़ें हैं कहने के लिए, चीनी नहीं लेनी चाहिए आपको, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, बार बार दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में 2 ही बारी भोजन करना चाहिए। उसके अलावा जो फ्रूट है हमारे, है ना, कोई ना कोई फ्रूट आपको रोज़ सुबह एक लेना चाहिए जो सीज़न का है। अगर आप कहेंगे कि कैसा फ्रूट लें हम, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रुक्टोज वाला अगर आपको नहीं भी समझ आता है, बहुत सारे लोग डायबिटिक्स भी होंगे, बहुत सारे लोग किसी न किसी डिजीज़ कंडीशन में होंगे, तो जैसे पपाया है, अभी सीज़न का हमारे पास गुआवा आ गया है ना, उसके बाद पियर आ जाएगा, पोमेग्रेनेट है, इस तरह के फ्रूट कोई ना कोई एक फ्रूट सुबह ले लिया और जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है वो लेना है। तो ये फैटी लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई फ्रूट, फाइबर और विटामिन मिनरल्स हमें मिलते रहने चाहिए। साथ में सैलेड के रूप में अगर हम कहें सीज़न का, जैसे खीरा है, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। हमें जो नहीं लेना चाहिए वो नॉन सीजनल चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि हमारा कैरेट, अभी कैरेट का सीज़न नहीं है हम तब लेते हैं। मटर, पीज़, उसको फ्रीज़ कर करके हम ले रहे हैं, है ना, मतलब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। गोभी ले रहे हैं, मिक्स वेज में डाल रहे हैं, बट वो अवेलेबल नहीं है, वो सीज़न का है ही नहीं, तो नॉन सीजनल चीज़ें नहीं लेनी है, भारतीयता की तरफ वापस आना है। तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं और 2 जून भोजन पे अगर हम आते हैं, जो 1 बारी खाए वो रोगी, जो 2 बारी खाए वो भोगी, जो 3 बारी खाए वो रोगी। तो हम तो महारोगी बन चुके हैं, योगी होना तो बहुत दूर की बात है। 1 बारी खाने पे हम योगी होते, लेकिन हम एटलीस्ट भोगी तो हो जाएं कि हम 2 मील्स इन अ डे पे आ जाएं, और ये अपने आप होगा। आपको ज़बरदस्ती अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है, आपको तो जितनी भूख लगे अपने हंगर को देखते हुए भोजन को करना है, लेकिन किस समय क्या खाना है बस ये आइडिया रखना है कि सुबह हैवी और शाम को लाइट, बस इतना करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और चीज़ें अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होती चली जाती हैं। अब आपने जब ये 5 सलाह दी थी फैटी लिवर के लिए, तो आपका बीच में एक स्टेटमेंट आया कि दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट, क्यों नहीं लेने चाहिए? हाँ, तो इस पे बहुत सारे कमेंट मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी आए हैं, और उसका आंसर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में दूं। देखिए, दूध जीवन है, पूरे पोषक तत्वों से संपूर्ण है, लेकिन किसके लिए? बच्चे के लिए। माँ का दूध उसके बच्चे के लिए, है ना, या ह्यूमन का दूध ह्यूमन के लिए मान लीजिए, और एक एनिमल का दूध एक एनिमल के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। जब देसी गौ माता की बात होती है, कामधेनु की, तो बात बदल जाती है। मेडिसिनल तौर पे तो बकरी के दूध को भी पिला करके प्लेटलेट्स को पूरा करने का शास्त्र में विद्यमान है, बताया गया ना, आयुर्वेद में बताया गया। तो दवाई के तौर पे तो सब कुछ अच्छा है, जहाँ पर पूर्ति नहीं हो पा रही हमारे दूसरे खाद्यों पदार्थों से, भोजनों से, तो वहाँ पर तो दूध सही है ना।
तो वहाँ ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पे आयुर्वेद की सुननी चाहिए कि दूध रात्रि में लेना चाहिए, उसको पचने में थोड़ा समय लगता है। दूध में इतनी सारी चीज़ें मिक्स कर करके लेते हैं, नहीं करनी चाहिए। कोई कोई एक आधी स्पाइस है जो लिखते हैं किसी किसी प्रयोजन में, किसी डिजीज़ में, किसी प्रॉब्लम में, जैसे कि हल्दी वाला दूध अच्छा है, ले लेना चाहिए। तो फिर मैं दूध को क्यों मना कर रहा हूँ? ठीक है, अगर रात को ही लेना है तो रात को पी के सो जाएं, दूध को मना क्यों करना? समस्या ये है, दूध मिल नहीं पा रहा है हमें। ये आज की समस्या नहीं है, राज्यसभा से लेकर के हमारे न्यूज़ में, तरह तरह की रेड्स में ये जिक्र तो होता आया है और हमें आए दिन ऐसी न्यूज़ मिलती हैं। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रह गई है कि भारत में बड़ी मात्रा पे इतनी हाई पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो दूध चाहिए उतनी देसी गौ माता नहीं है। छोड़िए देसी गौ माता को, जर्सी गायें भी ले लेंगे, दूसरे पशु भी जोड़ देंगे, सारे जो दूध देते हैं उतना तो पशु ही नहीं है जितना हमारी दूध की रिक्वायरमेंट है। तो गलती किसकी है? जो हमें दूध दे रहे हैं वो क्या है? वो मिलावटी है ना, सारा सब केमिकलाइज्ड है। अब वो जो केमिकलाइज्ड दूध है, हम सामने वाले के ऊपर रेड करें या उसको वो करें, ठीक है, ये करना ज़रूरी है, लेकिन क्या यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है जो दूध को बेच रहे हैं बना बना करके, प्रॉब्लम हमारे में है कि हमने इतनी डिमांड कर दी है दूध की, इतना पॉपुलेशन हाई है कि सामने उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई देने वाले बिजनेसमैन तो खड़े होंगे ही। आप जैसा जैसा डिमांड करेंगे वैसा वैसा सप्लाई होगा, है ना। तो दूध से बढ़ कर के, अब दूध से ही सारी चीज़ें बनती हैं, दही है, मक्खन है ना, दूध से ही आपका छाछ है, सब कुछ उससे ही बन रहा है। घी भी तो दूध से ही बन रहा है, राइट। अब देखिए, दूध को अगर मैं एक सही गौ माता का दूध लूँ तो मैं अगर गुजरात से ले रहा हूँ तो दिल्ली नहीं डिलीवर करा सकता हूँ। हर एरिया में वैसी गौशाला नहीं है कि मेरे घर के बिल्कुल बगल में हो। बड़े सारे लोग तो स्मार्ट सिटीज़ में रह रहे हैं, गाय पाल नहीं रखी है, उसकी सेवा नहीं करते हैं, तो दूध तो वहाँ से मिलेगा नहीं। तो अब इतनी दूर से दूध तो आ नहीं सकता है, लेकिन घी आ सकता है। घी खराब नहीं होता है, घी औषधि है, घी जीवन है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि घी को आप पकवान बनाने में यूज़ करो, सारी चीज़ें घी में पकाओ। इतना तो दूध नहीं है बेचारा, 30 लीटर दूध से 1 किलो घी निकलता है। इतना घी कहाँ से आएगा? घी लीजिए औषधीय रूप से, क्योंकि घी के बगैर एक फीमेल की लाइफ अधूरी है। सारा हार्मोनल इम्बैलेंस चलता है, एंजाइटी, स्ट्रेस बिना घी के रहता है। घी है तो टेस्ट है, घी है तो अरोमा है, घी है तो पोषक तत्व हैं, पूरे हैं, संपूर्ण हैं। तो घी को आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दवाई के तौर पे लेना है, दिन में 2 बारी। ये हमें लग्जरी नहीं बनाना है, तो वो हमारी नीड है। वो आ सकता है एक प्योर जगह से। नहीं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि दूध इम्प्योर है? यस, अब हम कैसे कह सकते हैं? तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है, आप कहें तो मैं एक बारी उसको थोड़ा सा इसमें निकाल लेता हूँ। देखिए, ये एक न्यूज़ हमारे बीच में आई, हमने सुना तुकाराम मुंडे जी का, अभी हम पूरा सुन रहे हैं कि वो जगह जगह रेड मार रहे हैं। तो ये सिर्फ इन्होंने तो महाराष्ट्र में करा, बॉम्बे में किया, तो ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है। राज्यसभा में तो जो पूरे रिकॉर्ड्स आए, और हमारे जो राज्यसभा के पीछे एमपी थे जिन्होंने पार्टी बदल ली, उन्होंने जो रिकॉर्ड्स रखे वो पूरे भारत के रखे थे, और इनके जैसे पहले कई लोगों ने आके बोला। तो कितने प्रूफ चाहिए हमें? अभी हम ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे लेड अ मैसिव स्टेट वाइड क्रैकडाउन ऑन सिंथेटिक एंड अडल्ट्रेटेड मिल्क। The raids resulted in 360 targeted operations, 235 FIRs, 350 arrests, and the sealing of 274 illegal manufacturing units producing fake और chemically blended milk. मिल्क नहीं है, केमिकली ब्लेंडेड मिल्क है। मैं तो ये कहता हूँ कि डिटर्जेंट पिलाया जा रहा है। डिटर्जेंट भी केमिकल है और ये केमिकल से बनाया हुआ दूध है। तो पहली बात तो हमारे पास दूध प्योर नहीं है। आ जाए तो ज़रूर मैं कहूँगा कि उसको आयुर्वेद के अनुसार सेवन कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए सिंक्रोनाइज्ड है। मिल नहीं पा रहा है, आप बीमार होते चले जाएंगे, सारी समस्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। उससे बेटर तो ये है कि जो चीज़ मिल पा रही है, जैसे घी मिल पा रहा है, बहुत अच्छे से ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा।
दवाई के तौर पे तो मिल जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए तो घी बना ही रहे हैं बहुत सारी गौशालाएं शुद्ध तौर पे, वहाँ से आप दवाई के तौर पे खरीद लीजिए, सेवन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। हम इस लड़ाई में नहीं उतर सकते हैं कि नहीं हम पूरे भारत का पहले दूध ही सही कर देंगे, वो एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग डिबेट है, लेकिन उससे बचने के लिए हमें दूध को अभी तो अवॉइड करना चाहिए। करेक्ट सिकंदर जी, बातें इतनी अच्छी हैं, रुचिकर हैं, जी चाहता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और 100% बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, समझेंगे और आपके बोले हुए जितने भी सुझाव हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे। उसी श्रृंखला में आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ इस पॉडकास्ट का, कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे एक रोड मैप लेना है कि वो फैटी लिवर को रिवर्स कर सके, तो क्या आप उन्हें एक फुल फ्लेज्ड रोड मैप दे सकेंगे? राइट, तो रोड मैप बड़ा सिंपल है और ऐसा रोड मैप है जो 7 स्टेप में है और वो अच्छे से याद हो जाने वाला है, जो उनके लिए एक वेलनेस एजुकेशन, हमने आज वेलनेस से बात चालू करी थी और अब हम वेलनेस पे ही आकर के समापन भी कर रहे हैं। 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ इज़ द रोड मैप। क्या ये 7 पिलर्स हैं? व्हाट यू ईट, पहला, आप भोजन क्या करते हैं, क्या आप कैलोरी ले रहे हैं या आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो आपको सैटिस्फैक्टी दे, संतुष्टता दे, जिससे कि आप ज़्यादा देर तक रुक पाएँ। और भोजन लेना है, खाना नहीं खाना है, ये व्हाट यू ईट है। हाउ यू ईट, आप भोजन को मैगी बना करके खा रहे हैं, चबाते भी नहीं हैं, निगल रहे हैं, आपका ध्यान टीवी में है, मोबाइल में है, दिमाग में स्ट्रेस है, भोजन में तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग में ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन पेट में स्टार्ट नहीं होता है। अगर दिमाग ही रेडी नहीं है, मन रेडी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो भोजन पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो सड़े, और सड़ने से ही गट खराब होगा, और गट से ही जुड़ा हुआ है हमारा फैटी लीवर। तो हाउ यू ईट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इसको बहुत छोटे में नहीं बता सकता हूँ। तीसरा है इमोशंस, यानी कि हमारे फीलिंग्स। देखिए, थॉट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से एक्शन बनता है, एक्शन से हैबिट बनता है, हैबिट से इमोशन बनते हैं, इमोशन से बिहेवियर, बिहेवियर से कैरेक्टर, और कैरेक्टर से डेस्टिनी। अब सप्रेस्ड इमोशंस अगर रहेंगे तो कॉर्टिसोल भी ज़्यादा होगा, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन भी ज़्यादा होगा। स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होगा तो लिवर से जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो निकलता रहेगा, और वो जितना एम्प्टी होगा उतना ज़्यादा वो जो ग्लूकोज है वो इन्फ्लामेशन का रूप लेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो आप और ज़्यादा खाएंगे, क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी, और कहीं ना कहीं फैटी लीवर ज़्यादा होगा। तो ये मैंने इमोशंस के साथ लिंक करा कि किस तरीके से हमारे इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन ऑल द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें से एक फैटी लीवर भी है। उसके साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट, मेरे आसपास का सामान, मेरे आसपास की वस्तुएं, खाना पीना, लोग, विचार, ये सब कुछ इतना ही प्रभाव डालता है जितने कि बाकी के मिला जुला करके 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ। ये अकेला पिलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गिरगिट को देख करके गिरगिट ने रंग बदल लिया, ये ऐसा ही है एनवायरनमेंट का खेल, है ना। गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं हम। तो हम जिन लोगों की संगति में होते हैं वैसी ही प्रगति और वैसी ही दुर्गति हमारी हो जाती है। तो ये एनवायरनमेंट है। उसके बाद स्लीप, हमारी नींद कैसी है, कितने घंटे की नींद नहीं, कितनी क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी है कि हमारी रिकवरी हो जाती है और हमारा लिवर सही तरीके से प्रोसेस कर लेता है सारी चीज़ें। कितना ज़्यादा हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में हमारी बॉडी रहती है, और कितना कम हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं जो कि हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड है। कौन सी नाड़ी हमारी एक्टिवेट ज़्यादा रहती है, सूर्य या चंद्र नाड़ी, जिसे हम स्वर विज्ञान भी कहते हैं। और इन सभी के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मूवमेंट। लोग कहेंगे एक्सरसाइज, नहीं, मैं कह रहा हूँ मूवमेंट। आप मूव करते रहिए, एटलीस्ट एक्सरसाइज कर पाएँ अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है।
उसकी कंडीशन हो सकती है, उसके पास टाइम नहीं हो सकता, या उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, उसका डिजीज़ अलाउ नहीं करेगा। हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं, मूवमेंट सबके लिए ज़रूरी है, तभी ब्लड सर्कुलेशन होगा। और ब्लड सर्कुलेशन को मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, जल और वायु। अगर आपने अपना जलवायु सही रख लिया बाहर का और अंदर का, आप ठीक रहेंगे। और जल और वायु को एक एक कोशिका तक कौन लेके जा रहा है? आपका ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? जब आप मूव करेंगे। आप मूव करेंगे तो हार्ट उतना ही मूव करेगा और उतना ही पंप करते हुए ब्लड को सही सर्कुलेट कराएगा। काफ मसल जो कि हमारे सेकंड हार्ट हैं, वो उनको भी मूवमेंट चाहिए। बैठे रहेंगे तो स्टिफनेस आएगी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, स्टेग्नेशन होगी, और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अगेन फैटी लिवर तक हम आ जाएंगे। लास्ट है 7th पिलर, एंड इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन on this planet earth, that is purpose. If you don't have the purpose, आप उठ रहे हैं रात को, सो रहे हैं, and you don't have the purpose of your life, सब कुछ वैसे भी बर्बाद होने ही वाला है। आप सारी चीज़ें कर लीजिए, आप खुश नहीं रह पाएंगे, खुशी से भी बियॉन्ड आनंदित नहीं हो पाएंगे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है। एक स्पिरिचुअल पर्पस का होना सभी के जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि वो नहीं है तो फैटी लिवर आएगा। एक बात और जाते जाते, आपने बीच में जिक्र किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग थोपा हुआ कंसेप्ट है कि इतने टाइम तक भूखा रहना है। नहीं, हमारा शरीर ही कह दे कि मुझे भूख नहीं है, ये डिवाइन है। अगर हमने रात को लाइट भोजन करा और अगले दिन सुबह हम तब तक भोजन नहीं कर रहे जब तक भूख नहीं लग रही, मैं तो इसे कहूँगा कि ये अपने आप में एक उपवास है। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे पूर्वजों का दिया हुआ उपवास नहीं है। तो बस इसी के साथ व्यूअर्स को यही मैसेज है कि आप अपने इन 7 पिलर्स को सही रखें, जिससे कि आपको फिज़िकली कोई समस्या आ ही ना पाए, आपको चिंता ही ना हो कि हमें तो ये देखना है या वो देखना है। तो ये सब रहेगा तो आपका जीवन स्वास्थ्य की तरफ रहेगा, वेल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। 7 पिलर्स के साथ ही सप्तकोश के आपके विजन को नमन। और हम दोबारा मिलेंगे ताकि और ज़्यादा ज्ञान की बातें हम अपने व्यूअर्स तक आपकी पहुंचा सकें। तब तक के लिए मेरे हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनें और उसके दिए हुए आंसर्स को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तभी काम करती है जब शरीर आनंदित हो। और शरीर को आनंद अनुभव करवाने के लिए भोजन का सही प्रकार खाना, सही मात्रा में खाना और सही भोजन का खाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप लोगों से आज के लिए विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड आई एम वेटिंग ईगरली फॉर योर कमेंट्स, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा और आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पर किसे बुलाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस।